हाँ तो प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और एक नई सुबह के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे। इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर में हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। और आज इस तीसरे क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की चीजें बताने वाले हैं। जैसे कुछ मुद्रा के बारे में बताएंगे, बचत के बारे में बताएंगे, साख के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। अरे हम एकदम अच्छे हैं भाई, ठीक है ना? हाँ, हम भी एकदम अच्छे हैं, आप लोग भी एकदम अच्छे से रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, फूलते फलते रहिए, ठीक है ना? चलो प्यारे बच्चे, आज की इस सेशन को हम शेयर करते हैं। नहीं, शेयर नहीं, आज की सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, तो आज की सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए, आज की इस क्लास के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले तो एक नजर ये देखना पड़ेगा, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो एक नजर में हम लोग ये देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, कल हम आप लोगों को बताए थे मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में। कल हम आप लोगों को मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुख्य रूप से हम आपको बताए थे मुद्रा के कार्य, कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, ये बताए थे। उसके बाद हम आप लोगों को बता दिए थे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो मुद्रा के विकास में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले तो वस्तु विनिमय होता था। सबसे पहले वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना? तो वस्तु विनिमय प्रणाली बोले तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। क्या होता था? वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद वस्तु मुद्रा आ गया, यानी कि किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कल आपको हम बताए थे कि जब चमड़ा का युग आया तो चमड़ा का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना? कुछ गाय भैंस का भी प्रयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में। फिर बाद में जाकर के धीरे धीरे धातु मुद्रा निकला, यानी कि किसी भी धातु, एक महंगे धातु को काट करके उस पर कुछ अंकित करके और आराम से उसको मुद्रा के रूप में प्रयोग लोग कर रहे थे। लेकिन जब धातु मुद्रा में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो फिर इसी धातु मुद्रा को एक नया आकार देकर के सिक्का बना दिया गया। यानी कि धातु मुद्रा के बाद ही हम लोगों ने सिक्का का आविष्कार किया और सिक्का के आविष्कार से बहुत हद तक जिंदगी आसान हुई, ठीक है ना? एक सही मापदंड निकला कि चलो भाई, अगर 1 रुपया का सिक्का है तो इसका वैल्यू मतलब 1 रुपया होगा। इस तरीके से एक नया मापदंड निकला। और चाय पीजिएगा? ए बिटकून, बनाओ चाय, हो एकदम कड़क वाला। हाँ बनाओ। आप लोग कमेंट में चाय पिला रहे हैं, जैसे आप हम करते हैं ना कि आप लोगों को कैमरा के सामने केक खिला देते हैं, वैसे ही आप लोग भी ना कमेंट में ही चाय पिला देते हैं। चलिए, बढ़िया है। हाँ ठीक है। तो सिक्का का आविष्कार हुआ, लेकिन जब सिक्का से समस्या होने लगा, जब सिक्का से बहुत हद तक समस्या होने लगा, तो फिर उसके बाद नोट निकला। नोट जिसको हम लोग कहते हैं पत्र मुद्रा, यानी कागज का नोट, जो कि एकदम हल्का होता था, एकदम हल्का होता था और एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में बड़ा आसानी होता था, ठीक है ना? लेकिन इसके भी कुछ समस्या थे, जो कि कल हम लोग चर्चा किए थे, यानी कि पत्र मुद्रा का भी कुछ समस्या सामने आया। और जब पत्र मुद्रा का समस्या हुआ तो फिर क्या निकल गया? साख पत्र निकला। साख पत्र बोले तो बाबू चेक हो गया, हुंडी हो गया। अब किसी को अगर हमें भारी भरकम नोट ये रुपया देना है, अगर किसी को ज्यादा रुपया देना है, तो हम लोगों को कैश न दे करके मतलब कैश न दे करके, नोट न दे करके हम लोग उसको चेक दे सकते हैं, और चेक दे देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए चेक जो है वो बहुत हद तक लोगों की समस्याओं को दूर किया। और चेक तो अभी भी चल रहा है, नोट अभी भी चल रहा है, सिक्का अभी भी चल रहा है, ठीक है ना? तो चेक के कारण बहुत अधिक सुविधा होती है, चेक के कारण बहुत आराम होता है। चेक से क्या होता है कि अनेक प्रकार के समस्याओं का हल निकला। लेकिन लोगों को यह दिक्कत था कि अगर कहीं बाहर गए हैं तो वहां पर आराम से हमको पैसा मिल जाए, ठीक है ना? चेक में क्या था कि अगर किसी को पैसा भेजना है तो चेक काट करके बैंक में जाना पड़ता था, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई काम होता था। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए, बैंक ने एटीएम कार्ड निकाला और क्रेडिट कार्ड निकाला, ठीक है ना? अब कार्ड 2 तरीके का होता है, कल लास्ट में यहां तक आपको बताए थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है डेबिट कार्ड और दूसरा होता है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये वाला कार्ड है डेबिट कार्ड और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। अब ये दोनों कार्ड का क्या काम है, डेबिट कार्ड क्या होता है ये बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। हमें लगता है कि डेबिट कार्ड तो लगभग लगभग हर एक आदमी के घर में होगा। डेबिट कार्ड जिसे प्यारे बच्चे हम लोग एटीएम कार्ड कहते हैं,
डेबिट कार्ड जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड जिसे क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं। एटीएम एटीएम कहने का क्या मतलब हुआ? हम लोग बोलचाल की भाषा में एटीएम कार्ड ही कहते हैं ना कि अरे एटीएम कहाँ है। अगर घर में अगर मान लिया जाए कि कार्ड अगर कहीं भुला गया, कार्ड नहीं मिल रहा है, तो हल्ला करते हैं ना, एटीएम कहाँ है, एटीएम यहीं पर रखे थे, एटीएम भुला गया। एक्चुअल में ये एटीएम है नहीं। हम लोग बोलचाल की भाषा में भले बोल दें कि एटीएम कहाँ है, लेकिन ये एटीएम है नहीं, ये है डेबिट कार्ड। एटीएम कहने का एक अलग अर्थ हो जाता है। एटीएम क्या होता है? एटीएम एक मशीन होता है, ठीक है ना, जिसमें ये कार्ड को डाल करके पैसा निकालते हैं। एटीएम एक मशीन है जिसमें इस कार्ड को डाल करके पैसा निकालते हैं। तो एटीएम एक अलग चीज है बाबू, एटीएम एक अलग चीज है। और एटीएम में डालने वाला ये जो कार्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड। एटीएम अलग चीज है। ये हो गया एटीएम, जिसमें हम लोग जाते हैं और कार्ड डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि एटीएम के बारे में भी ना पूछा जाता है, एटीएम के बारे में भी पूछा जाता है परीक्षा में। देख लीजिए एटीएम क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षा में 2012 में, 2018 में, ठीक है, 2012 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, इतना बार ये पूछा गया है एटीएम। तो सबसे पहला तो आप ध्यान रखिएगा कि एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए सीधे बताइएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये भला आप लोग में से बहुत सारे बच्चे एटीएम में गए होंगे। बताओ अब एटीएम में आप लोग गए हो? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एटीएम में गए हैं और एटीएम से पैसा निकाले? जरा बताओ तो बाबू, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एटीएम में गए हैं और एटीएम से पैसा निकाले हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं? गए होंगे जरूर। एटीएम एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए एटीएम से पैसा निकाला भी जाता है, और अगर पैसा जमा करना हो अकाउंट में कैश अगर, तो एटीएम से पैसा आप जमा भी कर सकते हैं। जमा करने वाला मशीन अलग आता है जो कि सब जगह उपलब्ध नहीं होता है, सब जगह नहीं लगा होता है, मेन ब्रांच में सिर्फ हो सकता है कि लगा रहे। लेकिन एटीएम कार्ड जो हो गया, पैसा निकालने वाला जो मशीन हो गया, वो सब जगह पे लगा रहता है, ठीक है ना। और एटीएम के अगर आविष्कार की बात करें तो जॉन सेफर्ड वार्नेस ने एटीएम का आविष्कार किया था 1967 ईस्वी में। तो एटीएम का आविष्कार कब हुआ? जॉन सेफर्ड वार्नेस ने किया था 1967 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअल में एटीएम होता है, जो बड़ा मशीन होता है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में वो जो कार्ड है ना, कार्ड को ही हम लोग कह देते हैं कि एटीएम कार्ड है। कार्ड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये एटीएम है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एटीएम के बारे में अगर पूछा जाए तो सीधे लिख दीजिएगा, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। और एटीएम का पूरा नाम, अगर एटीएम का फुल फॉर्म लिखना हो तो लिखिएगा, अंग्रेजी में इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। और एटीएम एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रुपए निकालने और रुपए जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। एटीएम जो होता है, ये एटीएम मशीन जो है, इसका आविष्कार जॉन सेफर्ड वार्नेस ने 1967 में किया था। एटीएम का आविष्कार जॉन सेफर्ड वार्नेस ने 1967 में किया था। तो एक्चुअल में ये होता है एटीएम, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये एटीएम होता है और इसी एटीएम में जाकर के इस कार्ड को डालते हैं, 4 अक्षर का पिन होता है, पिन को डालते हैं तो पैसा निकल जाता है, ठीक है ना। पैसा क्या होता है? निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कार्ड कौन सा है? जो क्रेडिट कार्ड। अच्छा, एटीएम से भी ना आप लोग अगर पैसा निकालने जाइएगा तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया है कि भाई सब जगह पे कुछ ना कुछ फ्रॉड है। खुद हमारे छोटे भाई के साथ फ्रॉड हो गया था, ठीक है ना। हमारे छोटे भाई के साथ फ्रॉड हो गया। हुआ क्या था, मतलब लोगों ने किस तरीके से फ्रॉड किया था? एटीएम मशीन में जहां पे कार्ड डाला जाता है ना, एटीएम मशीन में जहां पे कार्ड डाला जाता है, पता नहीं वहां पे क्या किया था, किसी कारण से जैसे ही कार्ड डाला तो कार्ड जो है ना, पैसा तो निकल गया, जितना हमको पैसा निकालना था हमारे भाई को तब पैसा निकल गया, लेकिन कार्ड जो है वो अंदर ही अटक गया। अब कार्ड जो है वो खींचने पर भी नहीं खींचा रहा था, पता नहीं क्या फेविक्विक लगा दिया था या फिर क्या किया था, वैसा कुछ पता नहीं चला हमें। तो पैसा निकल गया लेकिन उसके बाद कार्ड नहीं निकल रहा था। बड़ा दिक्कत हो रहा था भाई। कार्ड जब नहीं निकल रहा था तो एटीएम का शटर ये गिरा करके और ऊपर बैंक में गया कि भाई बैंक में जाते हैं, पता करते हैं कि क्या दिक्कत है, कार्ड अटक गया है। जब वो ऊपर गया तो इधर शटर उठा करके, और कार्ड तो अंदर लगा हुआ ही था, और पिन पता नहीं कैसे कैसे कैमरा सेट किया था या क्या किया था, पिन उसको पता लग गया। या फिर ये होता है ना कि अगर एक बार कार्ड डाल दिया जाए ना, तो अगर पिन से पैसा निकलता है तो दोबारा पिन डालने का जरूरत शायद ना पड़ता हो। किसी तरीके से करके 40,000 रुपया वो अकाउंट से निकाल लिया। जब मैसेज आना शुरू हुआ तब पता लगा कि नीचे कोई पैसा निकाल रहा है, ठीक है ना। तो भारी दिक्कत हो गया, और इसलिए कहते हैं कि हमेशा साइबर फ्रॉड से बच करके रहिए। कई बार मोबाइल पे आ जाएगा आपका मैसेज, ठीक है ना, कि भाई ये करिए वो करिए, अगर वो सब कुछ कर देते हैं तो फिर वहां से पैसा कट जाता है। तो इस तरीके से करके ना आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से हो फ्रॉड से बचना है, खुद से सचेत रहना है। और नहीं तो लोग कहता है कि अब जब घटना घट गया तो कहता है कि जाकर के FIR कर दो, तो जो ये क्राइम बड़ा हो, साइबर क्राइम होता है, वहां जाकर शिकायत कर दो। उससे कोई फायदा नहीं होता है। जब एक बार घटना घट गया ना तो फिर शिकायत करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो इसलिए खुद से सचेत रहिए, ठीक है ना, पहले से सचेत रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया डेबिट कार्ड का कहानी।
आप सबके घर में ये डेबिट कार्ड है। लेकिन अब ये क्या होता है क्रेडिट कार्ड? देखो बाबू, नाम ही है क्रेडिट, मतलब बैंक वैसे कस्टमर को ये कार्ड देती है जिसके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा रहता है और जिस कस्टमर पर भरोसा रहता है, ठीक है ना। बैंक को जिस कस्टमर पर भरोसा है, बैंक को जिस कस्टमर पर भरोसा है और जिनके अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा रहता है, वो वैसे ग्राहक को बैंक जो है वो एक तरीके का कार्ड देती है जिसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। अब क्रेडिट कार्ड क्या है इसको समझिएगा। अब जैसे देखो बाबू, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड में अगर है कि आपके बैंक में पैसा है तब ये कार्ड से जाइएगा और पैसा निकाल लीजिएगा। अगर बैंक में पैसा नहीं है तो कार्ड जैसे ही डालिएगा एटीएम मशीन में, नंबर डालिएगा तो कह देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। इनसफिशिएंट बैलेंस आपको बता देगा, आप चुपचाप घर आ जाइएगा कि पैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप कोई सामान खरीद सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप कोई सामान ले सकते हैं। इसका हर एक कार्ड का एक लिमिट होता है। अगर बैंक ने आपको 1 लाख का लिमिट दे रखा है तो आप 1 लाख तक का सामान खरीद सकते हैं। अगर ज्यादा आप क्रेडिट वाले आदमी हैं, अगर आप समय पर पैसा लेकर के समय पर जमा कर देते हैं तो हो सकता है आपका लिमिट बढ़ा करके 2 लाख कर दे, लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दे, लिमिट बढ़ा कर 10 लाख कर दे। तो इस तरीके से ना क्रेडिट कार्ड होता है कि अगर आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट ले लीजिए, मतलब आप ये कार्ड से भुगतान कर दीजिए, कार्ड से किसी को पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिएगा। उसके बाद 1 महीना 45 दिन का बैंक आपको समय देता है कि 1 महीना 45 दिन के अंदर में आप दोबारा पैसा जमा कर दीजिए, यानी कि आपको समय पे काम चल जाएगा। 40-45 दिन में आप पैसा बैंक को क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। तो वैसे कार्ड को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। वैसे ही कार्ड को क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा भी है लेकिन सब लोग इसका यूज करना नहीं चाहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से समझ लीजिए कि क्या लेना, उधार लेना पैसा, या फिर जिसको कहते हैं कि पैसा को ये लेना, क्या बोलते हैं जी, कर्जा लेना, ठीक है ना। जैसे आप अगल बगल के लोगों से उधार न लेकर के आप बैंक से उधार ले रहे हैं पैसा, आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ये दिखाता है कि आप कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको मोबाइल खरीदना है, तो हमारे अकाउंट में अगर पैसा होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो कहिए अगर लाओ ना, क्रेडिट कार्ड है ना, खरीद लेते हैं। यानी कि पैसा अगर नहीं भी है तो बैंक से पैसा उधार लेकर के खरीद लिए। हमारा ये मानना है कि जब पैसा नहीं है तो क्यों भाई झंझट में पड़ना, क्यों किसी चीज को खरीदना। कहावत है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो अगर पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जितना पैसा रहेगा उतना ही काम करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे, बात ऐसा है, कई बार हमें भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया बैंक के द्वारा कि हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, 5 लाख 10 लाख तक का लिमिट दे देते हैं। मतलब कि अगर पैसा आपके पास नहीं है तो 5-10 लाख तक का कोई सामान आप खरीद सकते हैं, आप बैंक को भरिएगा। लेकिन आज तक हमने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, आज तक हम क्रेडिट कार्ड नहीं लिए बैंक से। बार बार फोन भी करता है क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमारा ऐसा मानना है कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम कोई सामान खरीद लेंगे, जब पैसा नहीं होगा तो कर्जा लेकर के नहीं खरीदेंगे, उधार लेकर के पैसा नहीं खरीदेंगे। क्रेडिट कार्ड मतलब हुआ कि बैंक से पैसा कर्जा लेना, बैंक से पैसा उधार लेना। तो जब भाई पैसा नहीं है तो फिर दूसरा से उधार लेकर के क्यों हम उसको पैसा लेंगे। उधार लेकर के घी पिया जाता है जी, है एक कहावत है ना कि उधार लेके घी पी रहा है, कर्जा लेके घी पी रहा है, तो वो वाला काम नहीं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड। हालांकि क्रेडिट कार्ड के बारे में भी परीक्षा में सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। परीक्षा में सवाल क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए ये आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड क्या है। 2018 में क्वेश्चन भी आया था, 2018 में क्वेश्चन भी आया था कि क्रेडिट कार्ड क्या है। तो बाबू लिखेंगे कि क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, चूंकि एक प्लास्टिक का क्या होता है, चाहे एटीएम कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, इसमें एटीएम का एक क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है। तो एटीएम का जो कार्ड होता है ये प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसलिए एटीएम कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एटीएम कार्ड को क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक मुद्रा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एटीएम कार्ड कौन सा मुद्रा है तो बताइएगा प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बाबू, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा ही है। और क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, जैसा कि अभी आपको बताया ना कि अगर आपके बैंक में लगातार पैसा रहता है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा, तो उसके वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, यानी कि बैंक बैलेंस को देखा जाता है और बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। यानी कि अगर बैंक को आप पर भरोसा है तो आपको एक लिमिट दे देगा, एक निर्धारित कर देगा कि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
निर्धारित धनराशि के अंदर, यानी कि जितना का लिमिट आपको दिया गया है बैंक के द्वारा, उतना ही के अंदर वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यही होता है कि आपको बैंक जो है एक तरीके से कर्जा दे रहा है, ठीक है ना, और बाकी फिर आपको 40-45 दिन का समय भी देगा कि भाई 40-45 दिन के अंदर उसको वापस कर दीजिए। अगर उतना दिन के अंदर वापस कर देते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर उतना दिन में नहीं करते हैं तो फिर जितना पैसा लिए हैं उसका ब्याज जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्रेडिट कार्ड से कैसे पे किया जाता है भाई? जैसे एटीएम कार्ड से पे किया जाता है। आप लोग एटीएम कार्ड से कैसे पे करते हैं? एटीएम कार्ड से पे करने के लिए आपके एटीएम के ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है, एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है ना, नंबर को आप लोग डालते हैं। पीछे में एटीएम कार्ड के पीछे में एक सीवीवी नंबर रहता है, वो सब डालते हैं तो आपका बैलेंस हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है। सेम प्रोसेस क्रेडिट कार्ड में भी है। नंबर डालिए, सीवीवी डालिए, पेमेंट हो जाएगा। जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में समझ गए। एटीएम कार्ड को भी प्यारे बच्चों आप लोगों ने देख ही लिया कि एटीएम मशीन क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मुद्रा के बारे में तो हम लोग देख लिए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं मुद्रा के विकास। बाबू यहां से मुद्रा का विकास कैसे हुआ, यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। अभी हम आपको बताया ना कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद फिर हो गया धातु मुद्रा, फिर सिक्का, फिर पत्र मुद्रा, फिर प्लास्टिक मुद्रा, फिर ये सॉरी उसके पहले साख पत्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा, इस तरीके से आया। तो यहाँ पे आ रहा है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, यानी कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, इस पर विस्तार से बताइए। मुद्रा का विकास कैसे हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के इतिहास जितना ही पुराना है। मुद्रा के विकास का इतिहास जो है ना वो मानव सभ्यता के विकास इतना ही पुराना है। मतलब जब से मानव आया है तब से एक तरीके से समझ लीजिए कि मुद्रा है। और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही मानवों को दूसरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ी, यानी कि जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा तो उस वस्तु का भी जरूरत पड़ा जो दूसरों के द्वारा उत्पादित किया गया, तो उसको वस्तु खरीदता है, ठीक है ना। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप में कभी जी नहीं सकता है, उसको दूसरों से जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरों, जैसे मान लीजिए कि हम घर में रहते हैं, कितना आप कह लीजिए कि हमको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भाई खाइए पीजिएगा कहां से, खाने पीने के लिए तो आपको बाहर दुकान से कोई ना कोई तो सामान खरीदना पड़ेगा। तो फिर वहां पे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो भाई पैसा दीजिए, कोई सामान दीजिए, देना पड़ता है। तो क्या हुआ कि जब मानव को एक दूसरे से जरूरत महसूस हुआ तो वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली का शुरुआत हुआ। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी जिनको दूर करने के लिए मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ। और मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत वस्तु मुद्रा के रूप में हुई। सबसे पहले मौद्रिक प्रणाली का शुरुआत कैसे हुआ? तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद पहले वस्तु मुद्रा आया, ठीक है ना। वस्तु मुद्रा में किस तरीके से हुआ? तो जब आखेट युग आया, यानी कि जब शिकारी युग आया, तो चमड़ा, पशुपालन युग में गाय बकरी तथा कृषि युग में विभिन्न खदानों का वस्तु मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया। यानी कि शिकारी युग में आया तो भाई चमड़ा का प्रयोग किया गया वस्तु मुद्रा के रूप में, फिर गाय भैंस का प्रयोग किया गया वस्तु मुद्रा के रूप में। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो फिर अनाज का आविष्कार हुआ। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो जब कृषि खेती बाड़ी होने लगा तो अनाज का उपयोग होने लगा वस्तु मुद्रा के रूप में। लेकिन वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में भी अनेक दिक्कतें थी और इसका परिणाम यह हुआ कि धात्विक मुद्रा और बाद में सिक्कों का प्रयोग होने लगा। यानी कि जब वस्तु मुद्रा से भी दिक्कत होने लगा तो धातु का मुद्रा निकल गया, धात्विक मुद्रा का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चल करके सिक्के के साथ साथ पत्र मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। सिक्का के साथ साथ नोट निकल गया, ठीक है ना। और पत्र मुद्रा के साथ साथ आज साख मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यानी कि जब पत्र मुद्रा का जब सिक्का निकला, पत्र मुद्रा निकला, तो अब क्या है कि प्लास्टिक मुद्रा निकल गया है और साख मुद्रा निकल गया है। मतलब आप चेक के जरिए, एटीएम कार्ड के जरिए किसी को पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा अपने जन्म काल से लेकर के आज तक अनेक रूप ले चुकी है तथा आगे भी परिवर्तित होती रहेगी। तो प्यारे बच्चे, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, बस यही तो हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुद्रा का विकास अगर लिखना रहे तो वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के और अभी प्लास्टिक मुद्रा तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के प्लास्टिक मुद्रा तक बस आप लोग याद रखिएगा कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आया था, उसके बाद वस्तु मुद्रा आया। वस्तु मुद्रा के रूप में हम लोग चमड़ा का प्रयोग करने लगे, गाय भैंस का प्रयोग करने लगे, अनाज का प्रयोग करने लगे। इसको जरा अच्छे से बना करके लिख दीजिएगा। वस्तु मुद्रा में जब दिक्कत होने लगा तो फिर धात्विक मुद्रा निकला, धातु का मुद्रा निकला। धातु मुद्रा को ही का ही स्वरूप बदल करके सिक्का का आविष्कार हुआ, सिक्का निकलने लग गया। जब सिक्का से काफी ज्यादा समस्या होने लगा तो फिर ये निकल गया, पत्र मुद्रा निकल गया, जिसमें नोट, कागज के नोट आने लगा। लेकिन जब कागज के नोट भी आने लगा, उससे थोड़ा बहुत समस्या अगर महसूस हुआ तो उसके बाद क्या निकल गया? साख पत्र निकल गया, जिसमें चेक आया, हुंडी आया। उसके बाद फिर क्या आ गया? प्लास्टिक मुद्रा आ गया, जिसमें एटीएम कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के और प्लास्टिक मुद्रा तक हर एक चीज का वर्णन करते हुए आगे लिख देना है। तो बस वही हो गया मुद्रा का विकास। तो क्या आप लोगों से लिखा जाएगा, बताइए।
लिखा जाएगा एकदम, पहले ही से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर लिखे में लगल है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बाबू, अब हम लोग समझते हैं एक नया टॉपिक, मुद्रा का आर्थिक महत्व। प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व। क्या समझेंगे? मुद्रा का आर्थिक महत्व समझेंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व। जरा ध्यान से सुनिएगा, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि अगर मुद्रा की बात करें तो इसका महत्व क्या है। जैसे मान लिया जाए कि मुद्रा जो है वो मुद्रा जो है वो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि मुद्रा के माध्यम से ही संचालित होता है। अब आजकल के इस दौर में कोई भी काम होता है तो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। आजकल के दौर में तो आप लोग ये कहते हुए सुनते हैं कि मुद्रा के बिना एक कदम चलना भी मुश्किल है। अगर जेब में रुपया ना हो तो एक कदम चलना भी मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। दिल में आंधी रहेगा तभी आप कुछ बड़ा कर पाइएगा, गांधी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। गांधी कहने का मतलब नोट, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मुद्रा का आर्थिक महत्व में सबसे पहला महत्व तो यही है। ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। 2024 में भी, मतलब अभी के पिछले साल में भी ये क्वेश्चन आया था कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि पूंजीवादी, समाजवादी, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में। पहला तो हम लोग ये लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आर्थिक गतिविधि का काम करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आर्थिक गतिविधि का आर्थिक गतिविधि का काम करता है। चाहे वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था समाजवादी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, हर एक प्रकार की अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है ना वो एक गतिविधि का काम करती है, जो आर्थिक गतिविधि जिसको कहते हैं। मतलब मुद्रा के बिना किसी प्रकार का गतिविधि हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चाहे उत्पादन हो, चाहे उपभोग हो, चाहे विनिमय हो, चाहे वितरण हो, ध्यान रखिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं। चाहे तो प्यारे बच्चे उत्पादन हो, किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो वहां पे मुद्रा का जरूरत पड़ेगा। बिना मुद्रा के किसी चीज का उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता है। उपभोग, अगर हमें बाजार से कोई सामान खरीदना है, अगर हमें बाजार से कोई सामान खरीदना है तो बिना मुद्रा के नहीं हो सकता है। अगर बाजार से कोई सामान खरीदना है तो बिना मुद्रा के नहीं हो सकता है। उपभोग अगर किसी चीज का करना हो, अगर किसी से लेन देन करना हो, विनिमय जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो विनिमय भी मुद्रा के जरिए ही होता है। अगर वितरण हो तो बाबू ये सब कुछ मुद्रा के जरिए ही होता है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण सब मुद्रा के जरिए ही संभव है, सब मुद्रा से ही संभव है। सब किससे संभव है बाबू? तो मुद्रा से ही संभव है। ये सब ना मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व हर एक क्षेत्र में हो जाता है, चाहे आप उत्पादन के क्षेत्र में हो, उपभोग करिए, वितरण करिए, राजस्व, कुछ किसी भी क्षेत्र में रहिए, मुद्रा का उपयोग होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? मुद्रा का और महत्व यह है कि मुद्रा से जहां उत्पादन होता है वहां सुविधापूर्वक हर एक चीज को आप खरीद सकते हैं। मुद्रा के जरिए किसी भी चीज को आप सुविधा से खरीद सकते हैं। तो हम लोग अगला महत्व यही लिखेंगे कि मुद्रा के माध्यम से लिखेंगे कि मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। मुद्रा अगर है तो हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। यानी कि मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथा महत्व क्या है कि मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों को दूर किया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की, मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी समस्याओं को खत्म किया गया। सभी समस्याओं को, मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी समस्याओं को खत्म किया गया।
ठीक है ना। मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी समस्याओं को क्या किया गया, खत्म किया गया। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें जो भी समस्या होता था, इससे मुद्रा को खत्म कर दिया गया। यानी कि मुद्रा का ये भी एक क्या है, आर्थिक महत्व है। और एक और महत्व लिख लेते हैं, 5वां नंबर, कि मुद्रा से विदेशी आवागमन, यानी कि कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, उसको बढ़ावा मिलता है, वो आसान हो जाता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मुद्रा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मुद्रा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मुद्रा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मुद्रा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बाबू अगर ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए कि मुद्रा के आर्थिक महत्व को लिखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2012 में आया है, 2013 में आया है, 2015 में आया है और 2024 में आया है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आपसे मुद्रा का आर्थिक महत्व पूछे तो इस तरीके से आप लोग बता दीजिएगा। हो जाएगा बाबू। अगर मुद्रा का आर्थिक महत्व पूछे तो आप लोग बड़े आराम से आप लोग बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। हो जाएगा बाबू। मुद्रा का आर्थिक महत्व, भाई मुद्रा का क्या महत्व है, अगर ये पूछा जाए तो आप लोग बड़े आराम से इसको बता दीजिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा ना। चलिए, तो प्यारे बच्चे ये हो गया मुद्रा का महत्व। अब हम लोग बात करते हैं बचत का। अब हम लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है बचत। बचत क्या है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखिए, चैप्टर का नाम था मुद्रा, बचत एवं साख। तो मुद्रा के बारे में लगभग हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बचत के बारे में कि बचत किसे कहते हैं। बचत को समझना बड़ा आसान है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो आमदनी है, आपका जो आय है वो 10,000 रुपया है। आपका आय कितना है, 10,000 रुपया है। आपका जो इसमें से खर्चा है, ठीक है ना, खर्चा है वो कितना है, 5,000 रुपया है। तो बताओ बाबू आपके पास कितना बचा, बचत कितना हुआ, तो बचत आपका हो गया 5,000। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका आमदनी में से आपका खर्चा को घटाया गया तो बचत निकल गया। यानी कि आय और उपभोग, आय तथा व्यय, खर्चा को ही प्यारे बच्चों व्यय भी कहा जाता है, खर्चा को ही क्या कहा जाता है, व्यय कहा जाता है। तो हम लोग ये, अच्छा, खर्चा को ही व्यय कह सकते हैं या खर्चा को ही हम लोग उपभोग कह सकते हैं, उपभोग यानी उपभोग किया गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बाबू इसमें से इसको घटाया गया है, तो जहां घटाव होता है, समझिएगा घटाव होता है, तो घटाव को हम लोग बोलते हैं अंतर, घटाव को बोलते हैं अंतर। जहां पे जोड़ होता है तो जोड़ को बोलते हैं योग बोलते हैं ना। यहाँ पे घटाव हो रहा है तो परिभाषा लिख सकते हैं कि आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है, ठीक है ना। आय और उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। या फिर इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बचत का वह हिस्सा जो खर्चा करने के बाद बच जाता है, किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा जो उपभोग करने के बाद बच जाता है, उसे ही बचत कहते हैं। हमारे पास जो पैसा है, खर्चा उसमें से कुछ कर दिए, खर्चा करने के बाद जो बच गया, खर्चा करने के बाद जो बच गया वही ना बचत है बाबू, समझ रहे हैं ना बात है। हाँ, आपके आमदनी में से खर्चा को घटा दीजिए, जितना आपका आमदनी है उस आमदनी में से खर्चा को घटा दीजिए। आमदनी में से खर्चा को घटाइएगा, आपका बचत निकल जाएगा। क्लियर हुआ, आमदनी में से खर्चा को घटाइएगा, बचत निकल जाएगा। तो बचत का बड़ा एक सिंपल परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर बचत का परिभाषा लिखना हो, बचत, तो इसका एक तो तरीका बड़ा सिंपल है, क्या लिख देंगे, एक तरीका है कि आय और उपभोग का अंतर, आय और उपभोग, आय और उपभोग का अंतर ही, आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है, बचत कहलाता है। बड़ा सिंपल तरीके से लिखा गया कि भाई आय और उपभोग का अंतर ही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा, ठीक है ना। आय और उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो ये तो बड़ा सिंपल तरीके से लिखा गया कि आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। लेकिन इसी परिभाषा को हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग कि किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा, लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा, किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा, किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा जो उपभोग करने के बाद, जो उपभोग करने के बाद, जो उपभोग करने के बाद, जो उपभोग करने के बाद बच जाता है, जो उपभोग करने के बाद बच जाता है,
उसे ही बचत कहते हैं, उसे ही बचत कहते हैं, उसे ही बचत कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू? आय तथा उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। यानी कि बचत बराबर अगर हमें निकालना हो, बचत बराबर अगर हमें निकालना हो तो सीधे लिखेंगे आय घटाओ उपभोग, आय माइनस उपभोग का अंतर ही क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया बाबू? हैं? चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ये तो हो गया बचत। अब प्यारे बच्चों, बचत किस बात पर निर्भर करता है? दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। बचत किस बात पर निर्भर करता है, या बचत करने के निर्धारक तत्व क्या है? कैसे बचत होगा? अगर आपके पास आमदनी आ रहा है लेकिन उसमें से बचाइएगा कैसे? ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को कहते सुनते होंगे कि पैसा आता है लेकिन खर्चा हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो बचाने के लिए कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना? बचाने के लिए कुछ फॉर्मूला है कि कैसे आप करेंगे तो पैसा का बचाव हो पाएगा। पंडित जी को देखते होंगे ना, जो लोग आपका ये देखेंगे, बहुत सारे बाबा को देखे हैं कि आप उनके पास जाइएगा कि बाबा जरा हमारा हाथ देख करके बताइए ना कि हमारे भाग्य में क्या है। तो बाबा जैसे हाथ देखेंगे तो कहेंगे कि अरे बेटा, तो तीन समस्या है जो तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो आप कहिएगा कि क्या है बाबा, जरा बताइए। पंडित जी कहेंगे हाथ देख करके कि बेटा ऐसा है कि तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो, घर में कलह होते रहता है, गोतिया भाई से परेशान हो, और हमेशा तुम्हारा दिमाग तनाव में रहता है। अब आप कह रहे बाबा एकदम सही बता रहे हैं। अरे भाई, वो तो सबको पता है कि गोतिया से सब परेशान रहता है, घर में कलह किसका नहीं होता है? सबके घर में थोड़ा बहुत कलह होता है, मानसिक प्रेशर सबका होता है। आप वही कॉमन चीज बता दिए, बेचारा कहेगा कि हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं। दूसरा कहेगा कि देखिए आपके घर में एक समस्या ये है कि पैसा आता तो जरूर है लेकिन रुकता नहीं है। एक तरफ से पैसा आता है और एक तरफ से पैसा निकल जाता है। मतलब उनका कहना है कि आप बचत नहीं कर पा रहे हैं। आप कहिएगा कि हाँ एकदम सही बात है। अरे ये भी सबको पता है भाई कि बचत करना बड़ा मुश्किल होता है, पैसा आता है और पैसा खर्चा भी हो जाता है, ठीक है ना? तो जो हाथ देखने वाले जो पंडित जी होते हैं ना, वो दो तीन कॉमन, चार पांच चीज कॉमन जानते हैं और वही सब कस्टमर को बचपना बेचारा बता देते हैं। उनका काम रोजी रोटी चलते रहता है। ध्यान रखिएगा, बचत कहने का मतलब वही होता है कि जितना आमदनी आ रहा है उसमें हम बचा लें। तो बचाने का भी कुछ कारक है, बचाने के लिए भी कुछ तरीका है। कैसे आप पैसा को बचा पाएंगे? कैसे आप पैसा को बचा पाएंगे? तो बाबू पैसा बचाने का कुछ निर्धारक तत्व है। आगे हम लोग सीखते हैं पैसा बचाने के निर्धारक तत्व, यानी कि बचत के निर्धारक तत्व। ये भाई लगता है कि हमारे टी शर्टवा में कुछ घुस गया है, का तो कीड़ा उड़ा सर अंदर चल रहा है सब। बचत के निर्धारक तत्व, बचत के निर्धारक तत्व, ठीक है ना? यानी कि बचत कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है ना? किसी मतलब आपके पास आमदनी आ रहा है, उसमें से आप बचत कैसे कर पाएंगे? तो बचत करने का कुछ निर्धारक तत्व यह है कि सबसे पहला तो यह है कि बचत करने की इच्छा होनी चाहिए। बचत करने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास इच्छा होना चाहिए कि हम बचाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 20,000 रुपया आ गया, तो आप अगर ये दिमाग में टारगेट बने हैं कि आज शाम तक इसको खत्म कर देना है, तो भाई वो 20,000 खत्म होते में शाम भी नहीं लगेगा, अगले 2 घंटे में उसको उड़ा पुड़ा दीजिएगा। लेकिन पैसा आपके पास आया और आपके दिमाग में यह है कि भाई इस 20,000 में से हमको कम से कम 10,000 रुपया बचा लेना है। जिस व्यक्ति का आमदनी 20,000 ही होता है महीने में, वो व्यक्ति बचत करता है कि नहीं करता है? कैसे कर लेता है? क्योंकि सबसे पहले वो अपने दिमाग में ये बना लिया कि हमको इस महीना में 8,000 बचत करना है, 5,000 बचत करना है, 10,000 बचत करना है। फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना? फालतू खर्च नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो ये इच्छा होना चाहिए आपके अंदर में कि हम बचत करें, हम कुछ पैसा बचावें। होता है कि नहीं होता है? पैसा कुछ बचाव करें। बचत करने का इच्छा आपके मन में है तो बचा लीजिएगा। जैसे घर से अगर मम्मी देती है कुछ सामान लाने के लिए, तो आपका इच्छा होता है। जैसे हम जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे ना, जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो मम्मी ना पैसा दे देती थी कि ले बेटा ये जब लौटने लगना तो चीनी लेते आना। कभी दे देती कि जब लौटने लगना तो चाय पत्ती लेते आना। कभी दे दी कि जब लौटने लगना तो ये सामान लेते आना। भाई बाजार डेली स्कूल जाते थे तो उधर ही दुकान पड़ता था, तो बता देते थे कि लौटते समय ये चीज लेते आना, ये चीज लेते आना, ये चीज लेते आना, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रुक जाओ बाबू। तो जब देती थी ना, जिस समय पैसा हाथ में आया और मम्मी बोलती थी कि इतने चीनी लेते आना है, ये लेते आना है, वो लेते आना है, तो उसी समय दिमाग में आ जाता था कि 5 रुपया तो बचा लेना है, ठीक है ना?
आज 5 रुपया बचा लेना है, उतना में ही हम सामान खरीद लेंगे, उतना में ही काम कर लेंगे। तो भाई उसमें से पैसा कैसे बचाना है, ये पहले तो आपके मन में इच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर पैसा को बचाना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ना, अगर पैसा को बचाना है तो सबसे पहले मन में एक इच्छा होना चाहिए कि पैसा को बचाएंगे, ठीक है ना। तो आपके अंदर बचत करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कम आय भी है, अगर इनकम कम भी है, तो उस व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है कि आप बचत कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। जो व्यक्ति 10,000 कमाता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है कि वो 2,000 4,000 रुपया बचत कर ले, और जो व्यक्ति 50,000 कमाता है, हो सकता है कि वो 2-4 हजार भी ये बचत ना कर पाए। तो भाई बचत करने का इच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है प्यारे बच्चों बचत करने की शक्ति। पहला तो आपका इच्छा हुआ मन के अंदर, दूसरा बचत करने की शक्ति। बचत करने की शक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पहला तो हो गया बचत करने की इच्छा, और दूसरा होना चाहिए बचत करने की शक्ति। कहने का मतलब ऐसा कि आपका जो आमदनी है और आपका जो खर्चा है, दोनों को ना एक समान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। खर्चा जितना कम करिएगा उतना ज्यादा अधिक बचत होगा। तो आपके अंदर वो पावर होना चाहिए कि भाई हम, जैसे देखिए बाजार में आप जाते हैं तो हमें ये टी शर्ट लेना है। टी शर्ट तो कई प्राइस का होता है, 1-1 लाख तक का टी शर्ट आता है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको खर्च करें। हो सकता है कि 1 लाख का हम 1 को टी शर्ट लेकर के खर्च कर दे, या तो हो सकता है कि हम 500-600 रुपया का एक टी शर्ट ले लें और बाकी सब पैसा बचा लें। तो दोनों तरीके का है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके का चीज होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि बचत करने की इच्छा होना चाहिए और बचत करने की शक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा होता है बचत करने की सुविधा। तीसरा है बचत करने की सुविधा। वो सुविधा होना चाहिए जिससे कि हम बचत कर सके, ठीक है ना। अगर सुविधा हो तो हम आराम से बचत कर लें। जैसे मान लिया जाए हमारे गांव में ही बैंक है, अब भाई पैसा हमारे पास आया, जैसे ये 20,000 रुपया आया, हम जाकर के 5,000 तुरंत ओकरा में जमा कर दिए कि भाई पैसा को अब नहीं निकालेंगे, एकदम फिक्स हो गया है। तो हमारे पास सुविधा था तो हम पैसा को जमा कर दिए। पैसा अगर हाथ में रहेगा तो पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन पैसा हम बैंक में जमा कर दिए, अब वहां से निकालेंगे ही नहीं, ठीक है ना। या तो फिर मान लिया जाए कि अगर कहीं से हमको लाभ हो रहा हो तो वहां पे हम पैसा खर्च कर देंगे, ठीक है ना, तो वहां से हमको अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। यानी कि ये भी एक चीज होना चाहिए ना कि बचत करने का सुविधा है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप बचत कर सकते हैं। तो बचत करने के ये 2-3 निर्धारक तत्व होते हैं, और परीक्षा में ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है। आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, रुक जाओ बाबू, ठीक है ना। परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, देखिए बचत के बारे में। पहले तो बचत के बारे में क्वेश्चन पूछा है 2016 में, 2017 में, 2019 में, और फिर आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। कोई भी व्यक्ति बचत कैसे कर सकता है, या बचत करने के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ये 2017, 2021 और 2024 लगातार ये क्वेश्चन पूछा है। तो लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा जो उपभोग के बाद बच जाता है, बचत कहलाता है। और बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बचत करने की शक्ति। आपको हम जैसा कि बताए कि आय एवं व्यय का अनुपात ऐसा होना चाहिए, यानी कि आमदनी और खर्चे का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि आय जितनी होगी उसके अनुपात में व्यय कम होगा, वहां बचत उतनी ही अधिक होगी। मतलब आय ज्यादा होगा, खर्चा कम होगा, तो बचत वहां ज्यादा होगा। आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो बचत वहां ज्यादा होगा। एक गांव में कहावत चलता था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है ना। आमदनी 8 आना और खर्चा रुपया, तो फिर बाबू सड़क पे आ जाओगे, ठीक है ना। यानी कि आमदनी है 8 आना और खर्चा कर रहे हो 1 रुपया, तो फिर क्या होगा, कर्जा में डूब जाओगे ना। यही होता था। दूसरा है बाबू बचत करने की इच्छा। यदि किसी व्यक्ति के पास कम आय होने के बावजूद यदि उस व्यक्ति में बचत करने की इच्छा होती है तो वह बचत कर पाता है। यानी कि अगर बचत करने की इच्छा हो तो आप अच्छे तरीके से बचत कर पाएंगे, और अगर बचत करने की इच्छा ही ना हो तो बचत कैसे करेंगे। और तीसरा है प्यारे बच्चों बचत करने की सुविधा, यानी कि लोगों की बचत करने की सुविधाओं पर भी बचत निर्भर करती है। यदि पूंजी का विनियोग करने से लाभ अधिक हो तो बचत ज्यादा होगी। यानी कि कहीं पर अगर पूंजी लगाते हैं, अगर उससे हमको लाभ ज्यादा मिल रहा है तो बचत ज्यादा होगा। और इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं जैसी सुविधा हो तो लोग बचत अधिक कर पाएंगे। वित्तीय संस्था कहने का मतलब प्यारे बच्चों बैंक ही होता है। यानी कि बैंक जैसी सुविधा अगर आपके पास है तो आप बचत ज्यादा कर पाएंगे। अगर बैंक जैसी सुविधा नहीं है तो फिर आप घर में अगर पैसा रखोगे तो खर्च हो जाएगा। पैसा घर में अगर रहता है ना तो खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि घर में पैसा है, कोई काम आया तुरंत घर में से पैसा निकाल के दे दो, कोई चीज बिकने आया तुरंत पैसा निकाल के खरीद लो। लेकिन अगर पैसा बैंक में है तो फिर आप सोचेंगे कि अरे पैसा तो है ही नहीं है, पैसा तो बैंक में जमा है, ठीक है ना। तो बैंक जैसी सुविधा, बैंक को ही कहते हैं वित्तीय संस्था। ध्यान रखिएगा, बैंक को ही कहते हैं वित्तीय संस्था। हमारा जो अगला चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर, वो वित्तीय संस्था वाला ही चैप्टर है। तो वित्तीय संस्था मतलब बैंक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे बचत के बारे में भी हम आपको बता दिए। तो मुद्रा, बचत और साख, चैप्टर का नाम था मुद्रा, बचत और साख। तो मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ लिए,
बचत के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को एक चीज और पढ़ना है जिसका नाम है साख। तो अब प्यारे बच्चे हम लोगों को साख के बारे में पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम आप लोगों को साख के बारे में पढ़ा देंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। अगली क्लास में हम आप लोगों को साख पढ़ाएंगे कि साख क्या होता है, विश्वास। तो अगली क्लास में हम आप लोगों को साख ही पढ़ाएंगे। तो मुद्रा और बचत दो चीज खत्म हो गया है। जरा ध्यान से सुन लेना आप लोग प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम क्या था? मुद्रा, बचत और साख। तो मुद्रा के बारे में हम पूरा पढ़ा दिए, वस्तु मुद्रा से लेकर के वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के मौद्रिक तक। तो मुद्रा पढ़ा दिए, बचत पढ़ा दिए। अब एक टॉपिक बच गया है साख, जिसको हम लोग अगली क्लास में खत्म कर देंगे और आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।